में कोरोना संक्रमण की दर में कमी 4.12% पहुंचा संक्रमण दर। 24 घंटे में 717 कोरोना संक्रमित कम मिले। झारखंड में 2151 नए कोरोना के मामले, 46 संक्रमितों की मौत। रांची में 257 नए मरीज मिले। बिहार में बढ़ता ब्लैक फंगस, 24 घंटे में 39 नए मामले। आज की जाएगी महामारी घोषित। बिहार में दिखा ताउते का असर, कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिट्ठी लिखकर कहा कि जहां आपका आवास है उस जगह पर कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया जा सकता। पांडे ने कहा कि आपका आवासीय परिसर आवासीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधन उपलब्ध हैं। किसी के आवासीय जगह को कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। उन्होंने इसका वीडियो और फोटो जारी कर सरकार से मांग की है कि इसे चलाने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष है और इसलिए अपना सरकारी आवास कोरोना मरीजों की सेवा के लिए देना चाहते हैं। तो तेजस्वी का कोविड केयर सेंटर की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाया था और इसके बाद पत्र लिखकर उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इसे उपयोग में लाया जाए और सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये कहा गया है और उन्होंने कहा कि सरकारी आवास कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये कोविड केयर सेंटर बनाया है और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि अब इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। मंगल पांडे को चिट्ठी लिखी गई थी, सरकार ने खारिज कर दी है। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ने जब से कोविड केयर सेंटर खोला है तब से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और लगातार पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि आखिर कोविड केयर सेंटर खोलने से पहले आपने किससे अनुमति ली, और अब तेजस्वी ने जब मांग की सरकार को सौंपने की बात कही तो मंगल पांडे का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है और आपको जरूरत नहीं थी कि जो सरकारी आवास है उसको कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। देखिए, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार उनके ऊपर उठ रहे सवाल जब ये पूछा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका रही कोरोना काल में, उन्होंने क्या कुछ किया, कितनी मरीजों की मदद की, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की मदद की, तो उन्हें पहल करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर के तौर पे 50 मरीजों की व्यवस्था की बात कही और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो एक पोलो आवास है, जो सरकारी आवास है, उस आवास को कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाए और कोरोना के संकट में उन्होंने मदद की पेशकश की थी, पत्र लिखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी और स्वास्थ्य मंत्री को भी। लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब दे दिए गए, उनके तरफ से विजेंद्र यादव ने जवाब दिया था और दूसरे लेटर को कोविड सेंटर बनाने की मांग को लेकर के पहले ये खबरें आई कि नेता प्रतिपक्ष ने जो व्यवस्थाएं बनाई है वो बहुत अनुकूल है मरीजों की, लेकिन
इस वक्त बिहार के जो ताजा हालात हैं उसके मुताबिक अस्पतालों में जगह है, बेड है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं। हम्म। तो इसको एक राजनीति से प्रेरित होकर के मंगल पांडे ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी ये कि सरकार सरकारी आवास में इस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकती जहां पर सरकारी सरकार के जो मंत्री हैं वो रहते हैं, प्रत्यामृत रहते हैं, तमाम चारों तरफ से जो सरकारी बंगला है वो घिरा हुआ है। तो ऐसे में कोविड केयर सेंटर के रूप में वो नहीं ले सकते और उसकी दलील जो है वो मंगल पांडे ने दी है। और आपने देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर जब से ये कोविड केयर सेंटर की बातें सामने आई है तब से सियासत गर्म है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी। अब तो मतलब स्थितियां इतनी पॉलिटिकल रंग ले चुकी है कि नेताओं की जो बेटियां हैं या बहुएं हैं वो अब आमने सामने आ रही है किसी न किसी मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सियासत है, राजनीति की सियासत की एक शतरंज की गोटी है। और कोरोना को लेकर भी आप देखें कि बिहार के अंदर स्वस्थ मरीज हो ना हो लेकिन स्वस्थ राजनीति की गुंजाइश कहीं भी नहीं दिखती। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में है, दिल्ली में रहते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये तमाम वो चीजें हैं और सरकार इसी का फायदा उठा रही है। सरकार की तरफ से जो उनके जो प्रवक्ता हैं वो हमेशा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर कमेंट करते हैं कि जब भी बिहार को जरूरत होती है नेता प्रतिपक्ष की तब वो दिल्ली में रहते हैं या बाहर रहते हैं, इस तरीके की राजनीति होती है। हालांकि जिस वक्त ऐसी घड़ी है कि जो जहां है वही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, लॉकडाउन की स्थिति में है और नेता जितना कम बयान देंगे या जिस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट जितना कम करेंगे मरीजों को उतना ज्यादा फायदा होगा। ये सिर्फ अखबारों के 2 कॉलम भरने के बराबर है। एक तरफ नेता बयान देते हैं, उसका आरोप दूसरे नेता बयान देते हैं, सब ने अपना अपना कॉलम बुक करा लिया है, एक तरीके से उनके बयानों को तवज्जो दी जाती है। लेकिन जो स्थितियां बिहार की है उसको लेकर के कम से कम अभी इस घड़ी में सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तरफ से, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष पर लगातार सत्ता पक्ष हमले कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष पर हमले किए जा रहे हैं। और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर करने की बात जब कही तो आप उसको कह रहे हैं कि वो सरकारी बंगला है। अगर कहीं और अब कह रहे हैं कि इनके पास अकूत संपत्ति है, पहले से ही करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति है, वो अपने प्राइवेट मकान को दे दे, वो अपने जो जमीन है वहां दे दे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, यहाँ दे दीजिए वहां दे दीजिए, उनसे मांग रहे हैं उससे दे रहे हैं, ये इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। इससे ना तो मरीजों का भला होने वाला है। और जहां तक सवाल है, अब देखिए अब सियासत इतनी तेज हो गई है कि अब कोविड केयर सेंटर देने की बात जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मीसा भारती जो कि टॉपर रह चुकी है एमबीबीएस की, उनको इलाज करना चाहिए। आज तक उन्होंने इलाज क्यों नहीं किया? तो इन तमाम बातों से किसी भी मरीज का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है और बिहार के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज कल या जब कभी ऐसा नहीं है कि चुनाव का मुद्दा राखी, लेकिन चुनाव रहे ना रहे बिहार में सत्ता पक्ष विपक्ष का जो ये राजनीतिक रंग है, ये जो लड़ाई है, ये हमेशा देखने को मिलती है। आप देख लीजिए ये कोविड केयर सेंटर पर भी इतने राजनीतिक रंग दे देते हैं जिसका अंदाजा शायद दूसरे किसी राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लड़ाइयां हर जगह होती है, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को तूल दे देना, उस बातों को पकड़ करके पिछले 5 दिनों तक आप देखिए कोविड केयर सेंटर का मसला चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मरीजों की मदद ही करनी है तो, या मरीजों का हाल जानना है, जो मरीज का हाल जानने निकलते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो उद्भेदन करते हैं एम्बुलेंस का उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। जब जिसको जहां मौका मिलता है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ उठता है और यही कारण है कि अभी वर्तमान सियासत कोविड केयर को लेकर है। कोविड केयर सेंटर बनाने की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। सत्ता पक्ष की तरफ से उसको उनको ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले किया होता तो आज ये दलील क्यों दे रहे मंगल पांडे? आज ये क्यों कह रहे हैं कि ये सरकारी बंगला है, ऐसा नहीं हो सकता? यानी कि जब वो पहले भी देते तो आप यही बात बोलते। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सरकार
को अभी फिलहाल चाहिए कि ऐसी चीजों से परहेज करे, मरीजों का इलाज करे, मरीज ज्यादा से ज्यादा कैसे उसकी जांच हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा उसकी वैक्सीनेशन हो। अगर सरकार चाहे तो कोविड केयर सेंटर की जगह वैक्सीनेशन सेंटर बना सकती थी। बिल्कुल। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ऑफर दिया 50 बेड का, तो आप वहां पे लाइन लगवा करके जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मरीज नहीं है, उनको आप 45 प्लस से लेकर के 18 प्लस जो भी ऊपर के लोग हैं, जो आसपास के उस घने इलाके में रहते हैं, आप उनको दे दीजिए वैक्सीन, वहां पे वैक्सीन प्रोवाइड कर दीजिए। सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार जानती है कि अगर हम इनकी कोई चीज ले लेंगे तो आने जी। वाले 5 सालों तक, अगले चुनाव तक ये चीजें सियासत का रूप ले सकती है। इसलिए जब विपक्ष दे रहा है तो सरकार नहीं ले रही, और जब सरकार को विपक्ष देता नहीं है तो यही सरकार कहती है कि आप कहाँ हैं, आप तो कुछ करते नहीं। तो यही आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, और ऐसे में मरीजों पर ज्यादा फोकस हो, मरीजों का इलाज कैसे हो, ये सरकार को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, हालात आते हैं, तो तेजस्वी यादव दिल्ली में दिखाई देते हैं, वही विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि अगर ऐसा ही है तो आखिर नीतीश कुमार ग्राउंड पर जाकर क्यों नहीं देखते हैं जिस तरीके के हालात अभी कोरोना से बने हुए हैं। तो लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना लगातार फैलता जा रहा है और लगातार यही आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने का भी खेल लगातार रूप से जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना का कहर देखा जा रहा है और तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर को लेकर जिस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, और अब मंगल पांडे ने जवाब देते हुए तेजस्वी यादव को कहा है कि आपका आवास सरकारी आवास है, आप अपने प्राइवेट घर को कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं, लेकिन सरकारी आवास को नहीं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों में इसकी असर ज्यादा दिखेगा, और इसको देखते हुए पीडियाट्रिक आईसीयू को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पीडियाट्रिक की और नियोनेटल वार्ड होने के बावजूद भी मैनेजमेंट अतिरिक्त आईसीयू को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। मल्टी स्टोरेज पार्किंग के लिए 330 बेड की क्षमता वाले वार्ड को आईसीयू में तब्दील किया जाएगा। खबरों की माने तो इस वार्ड में बच्चों के लिए छोटा भीम, मिकी माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर की पेंटिंग की जाएगी। इसके साथ ही वार्ड में बच्चों के लिए टीवी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की खास तैयारियां हैं और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, इसलिए सरकार बच्चों के लिए खास तैयारियां कर रही है। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। तो इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जो लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से तीसरी वेव का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर देखा जा रहा है, ऐसे में सरकार लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है कि बच्चों को लेकर जो भी दिक्कतें हों, जैसे अस्पताल की कमी या फिर डॉक्टरों की कमी, सभी चीजों को पूरी कर दिया जाए, और इसी कड़ी में सरकार ने एक और कदम उठाया है। देखिए राखी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले अब कम होते जा रहे हैं और राज्य का रिकवरी रेट अब 91% से ऊपर जा चुका है, तो जाहिर सी बात है बेडों की संख्या जिस तरीके से राज्य में बढ़ाई गई थी, तो अब बेड खाली हो रहे हैं। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग में जो 330 बेड के आईसीयू की स्थापना की गई थी, उसको अब डेडिकेटेड नियोनेटल और पेडियाट्रिक वार्ड में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है, और ऐसे में राज्य सरकार
तमाम उपाय को अगले 1 से 2 महीने में करके इस तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहती है। और इसके लिए राजधानी रांची के रिम्स में 330 बेड के जिस कोविड वार्ड की स्थापना की गई थी, उसे अब नियोनेटल और पीडियाट्रिक वार्ड के तौर पर कन्वर्जन की प्रक्रिया चल रही है। बेड्स को चेंज किया जा रहा है क्योंकि बच्चों के लिए दूसरे तरीके के बेड्स इस्तेमाल होते हैं अस्पतालों में जी। और साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की व्यवस्था की जा रही है ताकि निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति इन जगहों पर सुनिश्चित की जा सके। साथ ही राजधानी रांची के सदर अस्पताल के 2 फ्लोर्स में भी, एक फ्लोर में नियोनेटल वार्ड और दूसरे फ्लोर में पेडियाट्रिक वार्ड की स्थापना की जा रही है। 20 बेड आईसीयू में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, खास करके जो बच्चों के लिए इस तीसरी लहर के दौरान ट्रीटमेंट के लिए डेडिकेटेड होंगे। और यह तो तमाम लॉजिस्टिकल व्यवस्था हो गई। उसके बाद बच्चों को वहां एडजस्ट करने के लिए कई तरह के और इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो की जा रही है कि ऐसे में जब बच्चे इन्फेक्टेड होंगे तो उनके साथ माँ को रहने की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे वहां पर माँ की अनुपस्थिति महसूस ना कर सकें। सबसे पहली बात यह। दूसरी बात, अभी तक अमूमन यह देखा गया है कि कोविड वार्ड्स में टेलीविजन सेट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो यह पेडियाट्रिक वार्ड को डेवलप किया जा रहा है उसमें टेलीविजन सेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर सॉफ्ट टॉयज की व्यवस्था की जाएगी, कॉमिक्स बुक रखे जाएंगे, स्टोरी बुक्स रखे जाएंगे ताकि बच्चों का वहां पर मनोरंजन हो सके। क्योंकि जो सेंसिबल लोग होते हैं, एडल्ट में जो सेंस होता है, जो ज्ञान होता है और खास करके बीमारियों से लड़ने की जो एक पहचान होती है, वो बच्चों में कुछ अलग तरीके की होती है। बच्चे थोड़ा पैनिक ज्यादा करते हैं जी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं बच्चों को लेकर की जा रही हैं और साथ ही साथ 2 अलग अलग वार्ड की स्थापना की जा रही है। एक नियोनेटल वार्ड की स्थापना की जा रही है जिसमें 1 महीने तक के नवजात का इलाज किया जाएगा और दूसरा जो पेडियाट्रिक वार्ड है उसमें 1 महीने से ऊपर के बच्चों का इलाज सुनिश्चित हो सकेगा। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की जा रही हैं और रिम्स और सदर अस्पताल ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा भी लिए। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर लगातार सरकार तैयारियां कर रही है क्योंकि बच्चों पर इसका खास असर देखा जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे झारखंड में जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी भी भारी कमी है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि तीसरी वेव में बच्चों पर ज्यादा असर होगा और ये भी आशंका जताई जा रही है कि एक दिन में हो सकता है कि जो मामले हैं वो 1000 तक आए बच्चों को लेकर। तो सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, जो संक्रमित होंगे अब उनकी कितनी संख्या होगी और उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि झारखंड की अगर पूरी बात कर लें तो झारखंड में जो जनसंख्या है मौजूदा स्थिति में तो माना यह जा रहा है कि 18 साल से कम आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ की आबादी है और इस 1 करोड़ की आबादी में संक्रमण का असर कहां तक पहुंच पाता है यह थोड़ा सा कहना कठिन होगा। दूसरी हम बात आपको बता दें कि जो आपने पेडियाट्रिक डॉक्टर्स की बात कही है, तो इन डॉक्टर्स के साथ साथ बाकी दूसरे डॉक्टर्स को भी इन जगहों पर एम्प्लॉय किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज्ड स्टाफ के रिक्रूटमेंट की बात चल रही है जो बच्चों को ट्रीट करने में साइकोलॉजिकली इन डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ की मदद कर सके। कुछ साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने की बात की जा रही है और बाकी कुछ और भी स्पेशलाइज्ड लोगों की मदद लेने की बात की जा रही है, क्योंकि बच्चों का इलाज मेडिकली और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली इन 2 विधियों से अलग अलग करने की जरूरत महसूस की जा रही है। और जो एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि बच्चों के रिकवरी में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा, तो सरकार इसको भी लेकर तैयारियां कर रही है। और जैसा कि आपने खुद बताया राखी कि जो अस्पताल की दीवारें होंगी, जो आईसीयू की दीवारें होंगी, उन दीवारों पर छोटा भीम, मिकी माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर्स की पेंटिंग कराई जा रही है जी।
साथ ही सरकार इस संबंध में अमूमन अस्पतालों में सफेद बिस्तर या बिल्कुल एक सिंगल कलर के बिस्तरों का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन बच्चों के आईसीयू में कलर्ड बेडशीट की व्यवस्था की जाएगी। जो चादर बिस्तर पर बिछाए जाएंगे वो कलर्ड चादर होगी। मग्स, जो पानी के ग्लासेस, ये तमाम ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक इलाज की भी व्यवस्था करने की सरकार ने शुरुआत कर दी है और इसके लिए तमाम संसाधनों को जुटाया भी जाने लगा है। और उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य सरकार की जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, अगले 1 से 2 महीने में राज्य सरकार तीसरी लहर में बच्चों को लेकर खास तौर पर तैयार हो चुकी होगी। राखी, लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके की तैयारियां फिलहाल हैं, जिस तरीके के हालात फिलहाल हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार की ये तैयारियां काफी होंगी तीसरी वेव के लिए? देखिए राखी, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक होगी ये सबने माना था, लेकिन कितनी खतरनाक होगी, ग्राउंड पे क्या रियलिटी होगी और संक्रमितों का आंकड़ा किस तरीके से निकल कर आएगा, उसमें मृतकों की संख्या क्या होगी, इसका बिल्कुल सही तौर पर अनुमान लगा पाना थोड़ा कठिन था। अब चूंकि दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं और हमें पता है कि कितने संक्रमित मिलकर आ पा रहे हैं, कितने संक्रमित मिल रहे हैं, उसमें मौत का आंकड़ा क्या निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही साथ उनमें किस तरीके की गंभीर समस्याएं निकलकर सामने आ रही है, यह तब हमें इसका अनुमान हुआ जब यह मुसीबत हमारे सामने आई। उसी तरीके से अगर तीसरी लहर की बात कर लें तो तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। तीसरी लहर का पूर्वानुमान यह लगाया गया है कि यह बच्चों को खास करके संक्रमित करेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब यह लहर कितनी खतरनाक होगी और किस तरीके से बच्चों को इन्फेक्ट करेगी या बच्चों को किस तरीके से इस पूरे तीसरी लहर के दौरान बच्चे किस तरीके से प्रभावित होंगे, बीमारी की गंभीरता कितनी होगी। अभी जैसे हम दूसरी लहर में देख रहे हैं कि सीधा संक्रमित मरीज के लंग्स, फेफड़ों पर इसका इफेक्ट हो रहा है और फेफड़े संक्रमित होने के बाद वह काम करना बंद कर दे रहे हैं और मरीज की मृत्यु हो जा रही है। अब तीसरी लहर में यह इम्पैक्ट कितना तेजी से होगा, किस तरीके से होगा, या जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो विशेषज्ञों ने, आईसीएमआर ने, WHO ने जिस तरीके से वार्निंग दे रखा है, प्रिकॉशंस की बात कर रखी है, तो राज्य सरकार उसी के तहत कार्रवाई कर रही है। अब तीसरी लहर, उम्मीद यह की जाए कि टीकाकरण का अभियान हमारा उचित रफ्तार पकड़ ले और तीसरी लहर हमारे पास आए ही ना, तो सबसे ज्यादा बेहतर यही स्थिति बन पड़ेगी। राखी, बिल्कुल कुंदन जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि फिलहाल झारखंड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर झारखंड पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन कुंदन जी, बेड को लेकर और दवाइयों की किल्लत को लेकर लगातार अभी भी झारखंड में जो है वो देखा जा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और ये जो थर्ड वेव होगी ये ज्यादा खतरनाक होगी। तो सरकार दवाइयों की किल्लत के लिए क्या करेगी, क्योंकि बच्चों में ज्यादा असर होगा और बच्चों में संक्रमण को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो पावर होती है उनकी वो भी बेहद कम होती है। पहली बात तो ये बता दूं राखी कि अब दूसरे चरण में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में रिकवरी रेट हम 91 से ऊपर पहुंच चुके हैं, 91% से, तो जिस तरीके से राज्य सरकार ने तमाम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के बेड्स की संख्या बढ़ाई थी, तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि रिम्स में लगभग 65% बेड्स खाली पड़े और बेड खाली हो जाने की वजह से वहां पर अब उन्हें सामान्य जो वार्ड थे उन वार्ड्स में उस बेड का इस्तेमाल करने की रिम्स प्रबंधन धीरे धीरे इजाजत देना शुरू कर चुका है। सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण से लड़ते लड़ते एक नई समस्या आई ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस की दवाइयों को लेकर सरकार अलर्ट नहीं थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ब्लैक फंगस की बीमारी से इलाज के लिए जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों को लेकर राज्य सरकार कहीं से भी अलर्ट नहीं थी। अब जब बीमारी सामने आई है, क्योंकि यह बीमारी अचानक से आ गई है, इसके बारे में कहीं से कोई अलर्ट, कोई वार्निंग, किसी प्रकार की पूर्व जानकारी नहीं थी। जब बीमारी ने दस्तक दे दी है, रामगढ़ से पहला मरीज झारखंड में मिल चुका था ब्लैक फंगस का, तब जाकर राज्य सरकार को ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई शुरू की है।
अब तीसरे वेव की अगर बात करें तो तीसरे वेव के लिए राज्य सरकार तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स और तमाम जानकारों से दवाइयों के संबंध में जानकारी मुहैया करा रही है, और वो दवाई के निर्माता कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों से वह बातचीत प्रारंभ करके यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि झारखंड में उन दवाइयों की कमी ना होने पाए, जो दवाइयां तीसरे फेज में कारगर साबित हो सकती हैं इलाज के दौरान जिनकी जरूरत पड़ सकती है। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, इसे लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द जिस तरीके से दूसरी वेव को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, तीसरी लहर पर भी सरकार इसी तरीके से उचित कदम उठाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने हालांकि खास तैयारियां कर ली है, लेकिन अगर बच्चों पर इसका असर इतना खतरनाक है तो सरकार को जरूरत है कि और भी तैयारियां किए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।